नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की जानकारी मिलती रहती है। हमारी हरियाणा पीटी एग्जाम को लेकर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए उसकी एक सीरीज चली, उसी कड़ी में नेक्स्ट पार्ट में लेके आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी खेल चिकित्सा विज्ञान है, जो हमारी इंजरीज से जुड़ी साइंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहें साथ, इंजरीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बार बार उनसे रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहला ही क्वेश्चन मेरे सामने जो आ रहा है, एक बात हमेशा याद रखना भाई, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जो है शारीरिक एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी करते हुए हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता एक्टिवली। तो पाचन तंत्र जो है ना, हमारी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है भाई। पाचन तंत्र किसी भी प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, एग्जाम में आ सकता है। इसके अलावा जो आपका मस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सारे फिजिकल एक्टिविटी के अंदर कंटिन्यू पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन पाचन तंत्र आपकी फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता। याद रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। इसके बाद एक शब्द यूज होता है भाई, हमारी मसल्स के अंदर पेन हो रहा है तो एक शब्द यूज होता है DOMS। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म क्या बनेगी? डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। इस वीडियो में ना सारे इंजरी से रिलेटेड, थेरेपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। ठीक है, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस जो है वर्ड, इसकी फुल फॉर्म है, और ये मसल्स की पीड़ा जो होती है, पेन जो होता है, उससे रिलेटेड है भाई। ज्यादा डीपली ना जा रहे, DOMS, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। ठीक है, इसके बाद मांसपेशी मसल्स की जो पूर्ण रूप से टोन, मतलब पूरी तरह से एक्टिविटी करने के लिए अगर पूर्ण रूप से उसको टोन में रखना है मसल्स को, तो उसके लिए क्या जरूरी है? तो उसके लिए जरूरी है भाई उचित और पर्याप्त व्यायाम करना। उचित और पर्याप्त व्यायाम, मसल्स को पूर्ण रूप से टोन में रखना। टोन मतलब कोई हमें सिग्नल दिया गया, उसके ऊपर रिएक्ट करना, पूरी तरह से उसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होना मसल का। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? उचित और पर्याप्त अगर व्यायाम कर रहे हो तो उसके ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, पूर्ण मांसपेशी टोन किससे रिलेटेड है? तो रिएक्शन टाइम से रिलेटेड है। अगर पूर्ण रूप से मसल्स की टोन आई हुई है तो वो जो है सिग्नल के ऊपर स्पीडली जो है रिएक्ट करेगी। तो रिएक्शन टाइम से रिलेटेड है भाई पूर्ण मांसपेशीय टोन। इसके बाद जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप एक साथ दो प्रकार की डोपिंग यूज करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या उसको क्या बोला जाएगा? उसको क्या बोला जा सकता है? उसका जो इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, उसको बोला जाता है सहक्रियाशीलता। सहक्रियाशीलता। एक साथ अगर आप दो डोपिंग रिलेटेड सब्सटेंस यूज करते हो तो उसका बोला जाता है सहक्रियाशीलता, एक साथ यूज करना। ठीक है, दवाएं आप ले रहे हो तो इसका जो है जो प्रभाव पड़ेगा और वो जो है क्या कहलाएगा? सहक्रियाशीलता। ठीक है, इसके बाद जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, पृथ्वी हमें अपनी तरफ खींचती है, तो इससे हमें क्या पता चलता? हमारा वेट, भार, जो हमारा भार है ना, वो गुरुत्वाकर्षण बल का, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो हमें अपनी तरफ खींचता है, उसी से हमें भार का पता चलता है। याद रखें, एग्जाम ओरिएंटेड बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल से मनुष्य को जो है किस चीज का पता चलता है, मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उससे ही हमें पता चलता है भार। जैसे जो हमारी वेइंग मशीन होती है, बीच में रख देते हैं जमीन और हम उसके ऊपर खड़े होते हैं तो जमीन हमें अपनी तरफ खींच रही होती है, तो बीच में जो कांटा ना भाई तुलने वाला, वो क्या करता है? वो यही बताता है भार। समझ गया? वो कितनी फोर्स में खींच रहा है। ठीक है, इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा मूलतः क्या है? तो शारीरिक शिक्षा मूलतः क्या है भाई? जीव विज्ञान से संबंधी आवश्यकता है भाई। जीव विज्ञान, शारीरिक शिक्षा क्या है? जीव विज्ञान संबंधित
आवश्यकता है भाई, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो क्या होती हैं, जीव विज्ञान की नीड होती हैं, ठीक है, इसका याद रखें इतना, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि शारीरिक शिक्षा की जो नींव है उसको मजबूत कैसे किया जा सकता है, तो उसको कैसे मजबूत कर सकते हो आप, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर उसको मजबूत कर सकते हो भाई, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर उसको आप मजबूत कर सकते हो, साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पर, साइंटिफिक फैक्ट के आधार पर जो फिजिकल एजुकेशन की वो नींव जो है मजबूत हो सकती है। इसके बाद अगर देखो कुछ एक मूवमेंट बताई थी मैंने, मैं फिर रिपीट करवा रहा हूँ वो सारी मूवमेंट। एक तो होता है अबडक्शन, एक एडक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन, इस प्रकार के कुछ एक मैंने मूवमेंट आपको बताई थी, ठीक है। 4 मूवमेंट मैंने बताई थी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन बताई थी, ये चारों फिर रिपीट करवा रहा हूं भाई मैं। फ्लेक्शन क्या होगा, जब बॉडी के 2 पार्ट के बीच कोण कम हो, मतलब यहां पे कोण कम हो रहा है, मेरा जो हाथ है शोल्डर की तरफ आ रहा है, तो ये होता है फ्लेक्शन, ठीक है। अब जब बॉडी के 2 पार्ट के बीच ये एंगल बढ़े यहां पे, तो ये हो गया एक्सटेंशन। अगर बॉडी का कोई पार्ट हमारी मिड लाइन से दूर जा रहा है तो ये कहलाएगा अबडक्शन। अगर बॉडी का कोई पार्ट मिड लाइन की तरफ आ रहा है तो ये कहलाएगा एडक्शन। अगर मैं आपसे कहूं जंपिंग जैक, ऐसे जंप करते हैं ना ऊपर की तरफ हाथ ले जाके, तो इसमें जो हाथ मिड लाइन से दूर जा रहे हैं तो ये किस प्रकार की मूवमेंट होगी, अबडक्शन। क्योंकि मैंने बताया अगर बॉडी का कोई पार्ट मिड लाइन से दूर जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अबडक्शन। याद रखें अबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है। समझ गए चारों मूवमेंटों के नाम। इसके बाद रोटेशन, रोटेशन होती है एक एक्सिस के आर बार जो आपका घुमाव होता है, एक एक्सिस के आर बार घूम रही है। सर्कमडक्शन पूरी तरह से उसके बाहर से जो घूम पाए एक्सिस के। समझ गई इतनी सी बात, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। मैंने बहुत बार आपको बताया है भारत के अंदर स्कूल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 1909 में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। और SGFI की स्थापना कब हुई, 1954 में। इनमें से क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा भाई, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम और SGFI से रिलेटेड। SGFI कब बनी, 1954 में। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम कब शुरू हुआ, 1909 में। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, याद रखें। इसके बाद एक एंथ्रोपोमेट्रिक मापन होता है भाई, जिसमें बॉडी को पूरी तरह से बॉडी का मापन किया जाता है, डील डोल का मापन किया जाता है। एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को बिल्कुल एक्यूरेट प्राप्त करने के लिए कितनी बार जो शरीर के अलग अलग पार्ट को मापा जाता है, क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। कम से कम 2 बार मापना जरूरी भाई। किसी भी पार्ट को आप नाप रहे हो, किसी की बाइसेप्स को नाप रहे हो तो 2 बार कम से कम नाप के देखो। एंथ्रोपोमेट्रिक जो मापन क्या होता है, बॉडी के अलग अलग जो पार्ट हैं उसका पूर्ण रूप से मानों का मापन करना, ठीक है। तो इसमें कम से कम 2 बार जो है माप लेना चाहिए। अब कुछ एक इंजरीज है भाई, जैसे स्प्रेन, स्ट्रेन है, स्प्रेन है। वैसे इंजरीज कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी और हार्ड जो हमारी बोन से रिलेटेड इंजरीज होती हैं, मेनली यही होती हैं। सॉफ्ट टिश्यू कौन से, जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे लिगामेंट है, टेंडन है, मसल है, त्वचा है। और हार्ड टिश्यू जो आपकी बोन्स है, तो उसमें कुछ एक इंजरीज हैं, जैसे आपकी स्प्रेन है। स्प्रेन बोले तो आपका क्या होता है, स्प्रेन लिगामेंट का खिंचाव, या मैं कहूं मोच। स्प्रेन हिंदी में बोले तो मोच कहां हो सकती है, लिगामेंट में। लिगामेंट में, लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है भाई। बोन टू बोन क्या करता है, ये आपस में इनको जोड़ता है। बोन टू बोन लिगामेंट जो है एक दूसरे को जोड़ता है। अगर मैं कहूं स्प्रेन किसकी चोट है, लिगामेंट की। लिगामेंट किसको जोड़ता है, बोन से बोन को। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोच स्प्रेन किसकी चोट है, हड्डी की भी चोट हुई, ठीक है। और इसके अलावा एक है भाई स्ट्रेन, या मैं कहूं खिंचाव। ये किसकी चोट है, टेंडन की। टेंडन क्या करता है, मसल को हड्डी से जोड़ता है भाई, बोन से। तो टेंडन किसका पार्ट हो, मसल का। और स्ट्रेन किसकी चोट है, खिंचाव एक प्रकार का टेंडन के अंदर आता है। और मैं कहूं टेंडन किसका पार्ट है, मसल का, क्योंकि हड्डी से जोड़ता है मसल को। तो स्ट्रेन किसकी चोट हुई, मसल और टेंडन की। याद रखें, दोनों ही कंफ्यूजिंग हो सकती हैं। स्ट्रेन में टी यहाँ पे आता तो याद कर लें टेंडन का टी। स्प्रेन में टी नहीं आ रहा तो शुरुआत के 2 वर्ड में टी नहीं है, लिगामेंट याद कर लें भाई,
ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। और टेंडन क्या करता है? मसल को हड्डी से जोड़ता है। दोनों ही एग्जाम ओरिएंटेड बात जो है आपकी हो सकती है। इसके बाद देखो, आप जब ऊंचे पहाड़ों पे जाओगे ना तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर मैं कहूँ कोई पहाड़ पे चला गया, उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो उसका अचानक से ट्रीटमेंट, आप किस प्रकार का ट्रीटमेंट दोगे उसको अचानक से? तो वहां पे जो ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ऑक्सीजन की तत्काल आपूर्ति। इसको पर्वत रोग बोला जाता है भाई। पहाड़ पे चले आप एकदम से, वहां पे ऑक्सीजन की कमी होगी, आपकी बॉडी वहां पे अनुकूल नहीं कर पाई, तो आपको किस प्रकार की थेरेपी दी जाएगी? तत्काल जो है ऑक्सीजन की सप्लाई आपके अंदर की जाएगी। ठीक है, अगर आपको पर्वत रोग है तो मतलब पहाड़ों पे आपको ऑक्सीजन से रिलेटेड समस्या फेस करते हो, तो तत्काल आपको ऑक्सीजन की पूर्ति की जाएगी। इसके बाद भाई आपको स्प्रेन हो गया, ठीक है, स्प्रेन बोले तो क्या? मोच, मतलब आपके लिगामेंट में चोट लगी तो सीधी सी बात है वहां पे सूजन आएगा। अब मैं आपसे पूछ लूं भाई आपको स्प्रेन हो गया तो आपको इंजरी कौन सी थेरेपी दी जाएगी? बर्फ लगाओगे आप घर जाते ही, तो आपको बर्फ कब लगानी है स्प्रेन के ऊपर, ये मैं आपसे पूछ लूं, तो आप तभी बर्फ लगाओगे जब आपकी जो सूजन है ना वो स्टेबल हो जाए। मतलब आपका जितना पैर सूजना ना वो मैक्सिमम लिमिट में सूज जाए, तभी आपको वहां पे बर्फ यूज करनी है। ठीक है, जब जो है सूजन स्टेबल हो जाए, मतलब सूजन मैक्सिमम आ जाए, उससे ज्यादा ना होने की संभावना हो, तो ही आप बर्फ वहां पे यूज करोगे। बर्फ का इंग्लिश में मैं नाम बताऊं, क्रायोथेरेपी। और भाई ये वो थेरेपी है जो चोट लगने के तुरंत बाद सबसे पहले दी जाती है, क्रायोथेरेपी। और देनी कब है? स्प्रेन मामले में, जब आपका सूजन जो है वो स्टेबल हो जाए, ज्यादा आने की संभावना ना हो, तब आपको यूज करना। और सबसे पहले चोट लगने के बाद क्या की दी जाती है? क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी बोले तो ठंडी चिकित्सा, ठंडी चिकित्सा बोले तो बर्फ की चिकित्सा। एग्जाम ओरिएंटेड बात है, याद रखें। इसके बाद अगर खून का रिसाव और आपको भाई कहीं पे घाव हो गया, तो उसका जो ट्रीटमेंट है, प्राथमिक उपचार है, वो क्या होगा? घावों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से दबाव डालना। खून को रोकने का सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या है? घावों के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से दबाव, ताकि वहां पे ब्लड की सप्लाई कम हो जाए और ब्लड निकलना उससे बाहर बंद हो जाए। ठीक है, घाव अगर आपको हो गया तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्ट प्रेशर घाव के ऊपर डालना जिससे ब्लड की सप्लाई वहां पे रुक जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत आता भाई, प्राचीन समय में सूर्य नमस्कार दरअसल क्या था? तो ये था भाई व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम। व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम। ठीक है, एक व्यवस्थित शारीरिक एक्टिविटीज हैं, फिजिकल एक्टिविटीज होती थी जो सूर्य नमस्कार है। ठीक है, जिसमें अलग अलग बॉडी की वहां पे होती थी। इसके बाद देखो भाई, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो या तो प्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट में आने से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के अप्रत्यक्ष रूप से कांटेक्ट में कैसे? प्रत्यक्ष तो क्या हुआ? डायरेक्ट आपने हाथ मिलाया, आपको बीमारी हो, किसी को टीबी है, जैसे कोरोना है, कैसे फैल सकता है? डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्टली कैसे? किसी ने भाई हाथ पे छींक दिया, आपने उससे हाथ मिला दिया, डायरेक्टली आपके अंदर चले जाएंगे उसके वायरस। या किसी ने कहीं पे छींक रखा पहले ही, उसने कहीं पे और कहीं पे हाथ रख दिया, या कीटाणु वो हवा में है, तो भी आपके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ये संक्रामक रोग यही होता है। और कुछ एक रोग ऐसे होते हैं जो असंक्रामक होते हैं, जो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं फैलते, वो आपके अंदर ही पैदा हो सकते हैं, आपकी बॉडी के डिसबैलेंस की। जैसे कैंसर है आपकी, या डायबिटीज है, ये असंक्रामक रोग है, मतलब दूसरा व्यक्ति आपको नहीं दे सकता, ये आपके अंदर ही कोई डिसबैलेंस हुआ तो ही। तो संक्रामक रोग समझ गए कौन से होते हैं? जो बैक्टीरिया और वायरल के द्वारा, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, मतलब इस प्रकार से आपके अंदर एंट्री करे। समझ गए, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। ठीक है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग समझ गए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन बन सकता है वो क्या बन सकता है आपका क्वेश्चन, कि आपको स्वस्थ रहने के लिए कम से कम प्रतिदिन कितने घंटे व्यायाम करना चाहिए, कितनी देर? 30 मिनट। याद रखें भाई, एग्जाम ओरिएंटेड है, कम से कम 30 मिनट आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का व्यायाम आवश्यक है? तो नियमित व्यायाम।
नियमित व्यायाम आप करोगे तो ही आप स्वस्थ रह पाओगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम आवश्यक है और कम से कम एक दिन में 30 मिनट। ठीक है, इसके बाद हमारे कुछ एक जो है ना पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है जो मैंने करवाई थी, वो एक बार मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ भाई। ठीक है, जैसे आपका पहला ही काइफोसिस। काइफोसिस क्या होता है? जो हमारी थोरेसिक जो पार्ट है उसका बाहर निकलना। काइफोसिस क्या है? जो हमारा थोरेसिक पार्ट है उसका बाहर निकलना, या मैं कहूँ गोल कमर। गोल कमर, इसमें क्या होगा, हम आगे की तरफ झुक गया तो पीछे से गोल नजर आएगी। ठीक है, ये होता है काइफोसिस। ठीक है, काइफोसिस, गोल कमर। इसको ठीक कैसे कर सकते हो? या तो मैं धनुरासन करूंगा, ठीक है, या भुजंगासन, या तैराकी। ठीक है, ये इसके ट्रीटमेंट। एक लॉर्डोसिस, इसमें क्या होगा, लंबर पार्ट आगे निकल जाएगा। ठीक है, पीछे होल बैक। होल बैक इसको बोलते हैं भाई, पीछे होल नजर आएगा, होल बैक। ठीक है, ये लॉर्डोसिस। एक नोकनी, घुटने भिड़ने लग जाए। नोकनी का जो है ना ट्रीटमेंट क्या होता है? गोमुखासन। गोमुखासन जो इसका ट्रीटमेंट होता है, आपको पता है, बेसिक सी बातें। ठीक है, फिर होता है फ्लैट फुट, बिल्कुल ये नीचे की आर्क खत्म हो जाना, वो फ्लैट फिट होता है। ठीक है, ये कुछ एक पोस्चरल डिफॉर्मिटीज है। और लड़कियों में काइफोसिस की बहुत ज़्यादा समस्या पाई जाती है, क्योंकि वो जिस हिसाब से व्यवहार बाहर जाएंगे तो गर्दन नीची करके चलती हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं लड़कियों में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। इसके अलावा एक स्कोलोसिस होता है भाई, स्कोलोसिस। इसमें क्या होता है? कंधा एक साइड झुक जाएगा, या तो सी वक्कर बन जाएगा या एस, मतलब एस में तो बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, या एक कंधा झुक जाएगा, ये ऐसे चलाते हैं ना बाइक, वो होता है स्कोलोसिस। ठीक है, ये कुछ एक जो आपकी समस्याएं हैं जो आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटीज। एक क्वेश्चन बनता है भाई, खेल कूद में स्कोलोसिस की उच्च दर देखी गई, मतलब कौन से गेम के खिलाड़ियों में स्कोलोसिस की उच्च दर पाई जाती है? ये बहुत बार आता है, जिम्नास्ट और तैराक में पाई जाती है भाई। जिम्नास्ट और तैराकों में जो है सबसे ज्यादा स्कोलोसिस की समस्या पाई जाती है, जिम्नास्ट और तैराकों के अंदर। एग्जाम ओरिएंटेड बातें याद रख लें, स्कोलोसिस की समस्या सबसे ज्यादा इनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, या मैं आपसे पूछ लूँ, मेरुदंड की पार्श्विक वक्रता, एक तरफ की वक्रता, वो स्कोलोसिस कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद जो लॉर्डोसिस है ना, लॉर्डोसिस वो लगभग हर उम्र के व्यक्ति को मिल जाएगी, किसी को ज़्यादा किसी को कम। ज़्यादा ही होगी तो बैक पेन हो सकता है। लॉर्डोसिस छोटी उम्र के व्यक्ति को भी हो सकती है, बच्चे को भी हो सकती है, या बड़ी एज के व्यक्ति को भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन बन सकता है, हमारे शरीर में वसा और टिश्यू के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? मेल को, उसको बोला जाता है बॉडी कॉम्पोजिशन। बॉडी कॉम्पोजिशन, वसा और टिश्यू का जो मेल है उसको क्या बोला जाएगा? बॉडी कॉम्पोजिशन। ठीक है, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन बन सकता है, एक टेस्ट होता है भाई 12 मिनट 12 मिनट दौड़ चाल टेस्ट। ये किसके लिए लिया जाता है? ये आपकी सहन क्षमता को मापने के लिए लिया जा सकता है भाई। ये जो है ना टेस्ट, मैं कल के वीडियो में कोशिश करूंगा आपको करवाने की। जो टेस्ट होते हैं आपकी भाई, किसी से फ्लेक्सिबिलिटी मापी जा सकती है, किसी से आपकी इंडोरेंस मापी जा सकती है, किसी स्ट्रेंथ, ये कल के वीडियो में कवर करेंगे ये हम पक्का। ठीक है, मेरे को इसके लिए अलग से एक टॉपिक बनाना पड़ेगा। और भाई आज वीडियो जो है ना छोटा ही बनाएगा, क्योंकि पेपर को भी सेट किया और पूरा दिन थोड़ा बिजी था, इस कारण से आज जो है छोटा ही वीडियो बना रहा हूँ। इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, और कल के वीडियो में जितने भी ये टेस्ट होते हैं वो सारे कवर करेंगे भाई। मेरे को ध्यान में आ गया, क्योंकि ये टॉपिक भी रह रहा है आपका। और एक मसाज भाई, कल पक्का मसाज को हम कवर करेंगे। आपको लगता है ना और कोई टॉपिक रहेगा वो भी बता दो भाई, मैं इन दोनों टॉपिक्स को तैयार करके बिल्कुल आपको कल बताने वाला हूँ डेफिनेटली। ठीक है, बाकी आज के वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड जो बच गए ना हमारे रोगों का उपचार है, फर्स्ट एड है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और समय की थोड़ी सी आज मेरे पास कमी है, इसलिए आज इतना ही हो पाएगा इसमें। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।